भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेरे एफ आर नवंबर 2023 पेपर के एक्सपीरियंस के बारे में। एंड पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही अच्छी चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैक्स मैं आपको बताने वाला हूँ एफ आर को टैकल करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नवंबर 2023 एफ आर एग्ज़ाम, प्रोबेबली द हार्डेस्ट एफ आर एग्ज़ाम इन द हिस्ट्री ऑफ ICAI। ये सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा, ये फैकल्टीज़ भी बोल रही हैं, ये मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं, और जो साथ पहले पास हो चुके हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि पेपर इस बार सच में बहुत हार्ड था। इमेजिन आप CA फाइनल का एग्ज़ाम अपना स्टार्ट करने जा रहे हो, 3-4 साल में आपका सबसे ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो वापस से। पहले दिन आप गए एग्जामिनेशन हॉल में, आप किसी को ज़्यादा जानते भी नहीं हो, ये आपका पहला एग्ज़ाम है एंड पहला पेपर ही आपका ऐसा आया कि उसने आपको अंदर से हिला के रख दिया। आपको रियलाइजेशन पहले घंटे में हो गया कि डूड, आप CA फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हो, मजाक नहीं चल रहा है ये। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। पेपर हम लोगों के सामने था, रीडिंग टाइम था। पहला क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं था मैंने कंसोल का, ठीक है, वो क्योंकि एंड के लिए ही होता है, उसको एंड तक ही रखा। क्वेश्चन जब मैं पढ़ने लगा, आई वाज लाइक कि शायद मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने तैयारी ढंग से करी करी ही नहीं है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पढ़ता था उसके दो एडजस्टमेंट तो आते थे, तीसरा चौथा पांचवा जैसे ही आगे तक पढ़ता था ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा था। CSR का थ्योरी क्वेश्चन, इंडेस 115 रेवेन्यू के थ्योरी क्वेश्चन, प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट जो थे हमारे कोर, जो हम लोग ए कैटेगरी में भी, जो ए कैटेगरी के चैप्टर में ABC मार्किंग करके C वाले को छोड़ के जाते हैं, वो वाला आया। तो इट वाज लाइक कि ओके, अब शायद थिंग्स आर गेटिंग रियल इन दिस एग्जामिनेशन। एंड फिर हम लोगों ने चालू किया पेपर अटेम्प्ट करना। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मैं जो क्वेश्चन उठा रहा था मैं उसको आधा भी नहीं कर पा रहा था। क्वेश्चन उठाया, 2-4 स्टेप करे, 3 स्टेप करे, चौथे पे पहुंचा, अटक गया। पेपर बीच में, चलो ठीक है, क्वेश्चन पेपर में टाइम तो वेस्ट कर नहीं सकते, छोड़ा, आगे बढ़ा, और क्वेश्चन करे, उसमें भी अटक गया। तो ये बहुत बार हो रहा था, ठीक है। तो अब एट द मिडल ऑफ द एग्जामिनेशन द ओनली स्ट्रेटेजी विच आई वाज लेफ्ट विद कि जो आता है अटेम्प्ट करो, जितना भी आ रहा है, जितने भी स्टेप्स कर पा रहे हो एटलीस्ट उतने तो करो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को पकड़ा, स्टेप बाय स्टेप जो जो आता था करते गए। थ्योरी में जो लिख सकते थे, जो लैंग्वेज का फॉर्मेशन होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए वो हो सकता था, वैसा पूरा फॉर्म करा लैंग्वेज, एंड एक एक करके कंक्लूजन डिराइव करते गए। एंड आई गेस अभी मेरी RTI से कॉपी लाना बाकी है, अगर वो जिस दिन भी आ जाएगी मैं पक्का उसके बारे में भी एक रिव्यू डालूंगा। आई गॉट 57 आउट ऑफ 100। एंड वो शायद मेरी इसी स्ट्रेटेजी की वजह से है कि मैंने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके स्टेप्स में बांट दिया ऑलरेडी। जब अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसके स्टेप्स तो होते ही हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, कंसोल का क्वेश्चन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, उसके स्टेप्स ऑलरेडी होते ही हैं, ठीक है, बट थ्योरी क्वेश्चन के नहीं होते। तो हर एक चीज़ को स्टेप में बांटना, बहुत ही क्लियरली डिफाइन करके लिखना कि ये चीज़ ये चीज़, जितना आता है आप लिख दो, आप कर दो, जो प्रोसीजर आपको आता है वो आप लगा दो, जो आपको स्टेप याद है, जो आपको कैलकुलेशन आती है वो आप एक बार लगा के कर दो। तो दैट रियली हेल्प्स यू, ठीक है। तो वो हमने बहुत ही क्लियरली सारे के सारे स्टेप्स और सारे के सारे फॉर्मूलेस वगैरह लिख के चीज़ें करता गया। एट द एंड ऑफ द डे आधा घंटा मेरे पास बचा था कंसोल के क्वेश्चन के लिए। मैंने उसको खोला, मेरा दिमाग वहीं हैंग हो गया। आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, मैं इसका क्या करूँ, मैं चालू कहाँ करूँ, ख़त्म कहाँ करूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन कंसोल का नहीं था, वो क्वेश्चन स्टेप अप एक्विजिशन प्लस कंसोल का था। आई वाज लिटरली ब्लैंक कि भाई ये क्वेश्चन होता कैसे है। उसमें एडजस्टमेंट तो और ऊपर लेवल की माशाल्लाह, कि बोनस शेयर का है, उसके बाद आपका डिबेंचर कन्वर्जन इनटू इक्विटी के एडजस्टमेंट है। सो ऑल दिस थिंग्स वर देयर एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, ये क्या करना है इसमें। वो मीम है ना कि भाई मैं कहाँ आ गया। तो वो चल रहा था मेरे दिमाग में कि यार ये कैसे होगा। तो एट द एंड फिर आधा घंटा था, ठीक है। अगेन हमको स्टेप्स पता थे सारे के सारे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोल में ये लगते हैं, सारा मिलाया, जो जो स्टेप आते थे लिखते गए करते थे, जो कंपटीशन आती थी लिखते गए करते गए। एंड में बैलेंस शीट बना के आ गए, प्लस 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 करके, क्योंकि ऑफकोर्स राइट अमाउंट तो पता ही नहीं था क्या होने वाला है, ठीक है। तो जितना आता था, जितना प्लस कर सकते थे उतना प्लस 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 करके आ गए बैलेंस शीट में और बना के आ गए, ठीक है। अब हुआ क्या पूरे एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन जो थे 70-72 या 75 मार्क्स के क्वेश्चन नए थे, 30-40 मार्क्स के क्वेश्चन पुराने थे। बट पैनिक की वजह से हम लोग वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन से क्वेश्चन पुराने हैं, कम से कम उनको तो सही से अटैम्प्ट कर लें। और क्योंकि पेपर ट्रिकी था, तो इतना मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ कि इतना घबरा गया था कि मैं सिली मिस्टेक्स भी बहुत कर रहा था, ठीक है। मेरे को अच्छी तरह याद है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन था 14 मार्क्स या 12 मार्क्स का, वो ईजी था, वो इतना कोई हार्ड नहीं था, वो पूरा अगर स्टेप्स याद है ईजिली हो जाएगा। मैंने बीच में उसमें भी गलती कर दी, उसको करेक्ट करके फिर वापस से करा, टाइम उसमें भी गया मेरा। अगर मैं उसमें टाइम बचाता तो मुझे कंसोल वाला क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे से करने का टाइम मिल जाता, ठीक है।
तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब अगर एक ट्रिकी पेपर आ जाता है तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला, जो क्वेश्चन आपको आता है जो आपका पुराना पक्का 40 मार्क्स का पेपर तो कम से कम इतना होगा जो आपने पुराना देख रखा होगा, उसको पहले मार्क कर लो, पहले उसको अटैम्प्ट कर लो। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जितना आता है उतना लिखो, स्टेप बाय स्टेप जाओ। उस क्वेश्चन की अप्रोच आपकी स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए कि पहले मैं ये लिखता हूँ, पहले ये लिखता हूँ, फिर ये करता हूँ, ये करता हूँ। कंक्लूजन या आंसर, फाइनल आंसर आपका गलत होगा या जो भी होगा वो बात की बात है, बट आप स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो एटलीस्ट आप कुछ नंबर तो लेके निकलोगे उसमें से। तीसरा, एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक होना बहुत आम बात है, ठीक है। ये जब तक खुद पे नहीं आती तब तक समझ नहीं आता कि लोग एग्जाम में पैनिक क्यों हो जाते हैं। ब्लैंक एग्जाम हॉल में क्या होता है, आई विल लेजिट 2 बार मैंने पेपर फेंक दिया था कि मुझे नहीं करना अभी ये पेपर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ये 2 बार हो चुका था मेरे साथ, तो ये फिर भी द अर्ज कि यार चलो करते रहते क्योंकि चॉइस है नहीं, आप खाली तो बैठोगी नहीं एग्जाम में, तो वो बात है। पैनिक होना बहुत नॉर्मल है, उस पैनिक को आप कितना अच्छा कंट्रोल करते हो वो बहुत मायने रखता है। चौथा, जो भी आप लिख रहे हो एफ आर में, ठीक है, एफ आर के आंसर्स में आप थ्योरी इनकॉर्पोरेट बाय डिफ़ॉल्ट करके आओ। इंडेक्स के बारे में उस लिख के आओ, जो आप प्रोसेस कर रहे हो उसके बारे में लिख के आओ, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, ठीक है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है तो आप पूरा प्रैक्टिकल सॉल्व करके नीचे आप अपना इंडेक्स की 4-5 लाइनें लिख के आओगे, बहुत है उतना, क्योंकि उसके ना मार्क्स होते हैं अलॉटेड, अगर आप कभी मार्किंग स्कीम देखोगे तो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है एंड आपको सारी की सारी चीज़ें लिख के आनी है। पांचवा, जो कंसोल और बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपको हमेशा एंड में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको पहले लेके बैठोगे उसमें पहले अगर एक स्टेप में भी गलती होगी तो आपको दैट विल कॉस्ट अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ टाइम, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वो आप हमेशा एंड के लिए रखो, 30-40 मिनट जितने बचा पाओ, 30 मिनिमम, 40 मिनिमम, मैं कहूँगा 30 तो बहुत ही कट टू कट हो गया, 40 मिनिमम, क्योंकि इस बार जो पेपर्स थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे यार, ठीक है। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि पेपर्स को आप बहुत ही अच्छी तरह टाइम मैनेज करके करो। एंड एफ आर जैसे सब्जेक्ट में पाँचवा छठा जितना भी पॉइंट है, मैं ये कहूँगा एक मॉक ज़रूर करके जाना, नॉट बिकॉज आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आंसर निकाल लोगे, बट टाइम मैनेजमेंट करना एफआर के पेपर में एक बहुत बड़ा टास्क था। मैंने अपने पहले पेपर में रियलाइज़ करा, लाइफ का मेरा पहला पेपर था एफआर का, जहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम का दिक्कत लग रहा था क्योंकि मैंने एफआर का मॉक नहीं दिया था। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, सबसे बड़ी गलती कि एफआर का मॉक ना देना, ये सोच के कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप एक एफआर का मॉक दे के जाओगे तो, ठीक है। तो डू इट फॉर द सेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बट प्लीज़ डू इट। सो दिस वाज द होल एफ आर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता था, मेरा क्या एक्सपीरियंस था एफ आर के नवंबर 2023 एग्ज़ाम का, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्ज़ाम एंड बिल्कुल ही उसमें हमको दिख गया था कि यार फाइनल्स में हो, मजाक नहीं है। और उससे फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि हम थोड़े सीरियस हो गए, ठीक है, कि भाई कुछ नहीं छोड़ना है, मजाक नहीं चल रहा है, 1.5 दिन दिया है आपको, 1.5 दिन में जितना हो सके सब कवरेज करना है, थोड़े सीरियस हो गए। और बुरा ये हुआ कि यार उसको ना, मतलब आईसीआई के एग्ज़ाम की एक बात ये है कि आपको ये खुश होने का या उदास होने का टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आपका एक अच्छा एग्ज़ाम गया कोई बात नहीं, आधे एक घंटे की खुशी मना लो, जाके अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, दुख हुआ है तो आधा एक घंटा रो लो, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। मैं रोया था एफआर के एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी एफआर के एग्ज़ाम से, क्योंकि मैं इंडेक्स पे काम कर रहा था पिछले 2 सालों से मैं इंडेक्स पे काम कर रहा था, ठीक है। तो मेरे को था कि मेरा एफआर का एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा जाना चाहिए, एफआर की क्लासेस भी मैंने सारी ली थी, बट एट द एंड ऑफ द डे वैसा नहीं हुआ। तो बट डिसअपॉइंटेड तो मैं बहुत था, बट मेरे पास वो टाइम नहीं था कि मैं उस डिसअपॉइंटमेंट को लेके बैठा रहूँ, वरना मेरा एसएफएम जाएगा, एसएफएम, ऑडिट लॉ, तीनों चला जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो अब यही था, घर आने के बाद थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड था, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरा एसएफएम का प्रिपरेशन और ऑडिट का प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ। एंड फिर लॉ का उन लोगों ने और दुख दे दिया, क्योंकि लॉ का पेपर भी बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी आया था, तो एफआर के गम से हम उभरे नहीं थे, तो और फिर लॉ हमको फेस करना पड़ गया। सो दिस वाज समथिंग जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से, कि पेपर हार्ड आते हैं यार, और आपकी एक्सपेक्टेशन की हमेशा उल्टा ही होगा। अगर हर चीज़ आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो रही है और हर चीज़, अगर आपका हर एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है तो फिर आपकी रैंक आएगी, ठीक है। बट एक नॉर्मल, मेरे जैसे नॉर्मी आदमी की अगर सब कुछ अच्छा नहीं जा रहा है तो ओके, ठीक है, 1-2 पेपर में आप उल्टा सीधा होता है आपके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, ठीक है। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे 57 आ गए, गुड स्कोर, अच्छा लगा देख कर अपनी एग्जामिनेशन शीट पे कि चलो ठीक है, एग्जाम से नहीं ला पाए पर 57 रेस्पेक्टेबल स्कोर एक आ गया है मेरे पास। एंड फर्दर मोर एफआर के बारे में इतनी बात थी, एंड एक वीडियो और आएगी एफआर के ऊपर कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी, क्या क्या चीज़ें एफआर में कवरेज, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि हम लोग इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे करें, अपने पूरा उसको अपने कंट्रोल में कैसे लाए। एक वीडियो में हम इस बारे में भी बहुत डिटेल में बात करेंगे कि एफआर की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए पढ़ने के लिए। इट इज़ नॉट समथिंग कि बिल्कुल आप ये फॉलो आपको करना ही पड़ेगा, बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी होती है यार। मेरी तरफ से तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी खुद सबसे बेहतर बना पाओगे,
बट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिमांड कि आपने कैसे पढ़ाई करी वो बता दो, तो मैं वो बता दूंगा, बट आई वुड से कि टेलर मेड अप्रोच, एक स्पेसिफिक पर्सन की बेसिस पे अप्रोच बनाना, आप खुद असेस करके बनाओगे, वो हमेशा ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इसी के साथ आज का ज्ञान काफ़ी है, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, एंड थैंक यू सो मच। लेट मी नो योर ओपिनियंस एंड योर सजेशन इन द कमेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, आई एम अवेलेबल, एंड जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपकी क्वेरीज सारी सॉल्व कर दूंगा। सब्जेक्ट पर्टेनिंग मत भेजना, नॉर्मल क्वेरीज भेजना, आई एम नॉट एक्सपर्ट FR का। तो यस, so signing off and thank you so much. Good day.